नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल, लेक्चरर जीपीसी करौली। आज हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एस्टिमेट होता क्या है। तो एस्टिमेट होता है कि जब भी आप कोई कार्य प्रोजेक्ट या स्टार्ट करते हैं तो उस कार्य करने से पूर्व उसकी अनुमानित लागत ज्ञात करना एस्टिमेट कहलाती है। यह जो आपका प्रोजेक्ट है वह किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो सकता है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, डब्ल्यूआरडी, पीएचईडी, इन सभी डिपार्टमेंटों में लगातार कार्य होते रहते हैं। तो इन कार्यों को स्वीकृत करवाने के लिए, चाहे वह कैसी भी स्वीकृति हो, जैसे प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति, इन सभी स्वीकृति के लिए हमें एस्टिमेट की आवश्यकता होती है, ताकि हम उसकी अनुमानित लागत, कितना खर्चा आएगा, उसमें कितना समय लगेगा, उस चीज़ का हम पता लगा सके। तो दोस्तों, एस्टिमेट क्या होता है? किसी भी कार्य करने से पूर्व उस कार्य की अनुमानित लागत ज्ञात करना ही एस्टिमेट कहलाता है। अब एस्टिमेट की आवश्यकता क्यों होती है? तो एस्टिमेट निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो एस्टिमेट का सबसे पहले तो उद्देश्य यही है कि हमें कार्य में कितनी लागत आएगी उसको ज्ञात करने के लिए एस्टिमेट किया जाता है। तो सबसे पहले हो गया कि उसमें उस कार्य को करने के लिए कितनी लागत आएगी, उसके लिए हमें एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। उसमें कितना श्रमिक लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, इसके लिए भी हमें एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। फिर उसे पूरा करने के लिए हमें कितना समय चाहिए, इसके लिए हमें एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। हमें टेंडर आवंटित करने हैं, ठेके की व्यवस्था करनी है, इसके लिए हमें एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। उसकी मॉनिटरिंग करनी है निर्माण कार्य की, उसके लिए हमें एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो किस प्रकार का है, लघु है, मध्यम है या बड़े स्तर का कार्य है, ये भी हम एस्टिमेट के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो एस्टिमेट के द्वारा हम आने वाली लागत राशि, सामग्री, मटेरियल, उसमें कितना लेबर है, कितना समय लगेगा, उसकी टेंडर की क्या प्रक्रिया होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले से ही पता लगा सकते हैं, जिससे हमें आसानी से उसकी जितनी भी स्वीकृति है, फाइनेंशियल स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, इन सभी चीज़ों को हम आसानी से ले सके। अब एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एस्टिमेट जनरली 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, जिसे हम प्रारंभिक प्राक्कलन बोलते हैं। दूसरा होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, फिर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल रेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, परसेंटेज रेट एस्टिमेट, एस्टिमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर, और एनुअल लेबर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। इस प्रकार के ये एस्टिमेटों के ये प्रकार है। अब इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है, क्यूबिकल रेट एस्टिमेट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रारंभिक प्राक्कलन या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो यह एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है, मतलब यह जो एस्टिमेट होता है वो एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं होता है, यह एक बहुत ही अनुमान होता है। यह एग्जैक्ट हो यह जरूरी नहीं है। और यह एस्टिमेट हमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के लिए बनाया जाता है। तो हमें उस योजना निर्माण पर खर्च कितना होगा इसका पता लगाने के लिए इस एस्टिमेट का निर्माण किया जाता है, जिससे हमें प्रशासनिक स्वीकृति आसानी से मिल सके। इसी के आधार पर यह निश्चित होता है कि परियोजना पर उतना धन लगाना उचित होगा या नहीं। इसी एस्टिमेट के आधार पर हमें प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है। हम इस एस्टिमेट में 5 से 10% कंटीजेंसी जोड़ा जाता है, जिससे हम आने वाले फ्लक्चुएशन के लिए कि उसमें कम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम सतर्क रहे। इसके लिए हमें 5 से 10% उसमें कंटीजेंसी जोड़ी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। सबसे पहले पढ़ा था हमने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट तो हमें उस कार्य की अनुमानित लागत या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के लिए किया जाता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद जब हमें तकनीकी स्वीकृति या वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो हमें उसके लिए डिटेल्ड एस्टिमेट की आवश्यकता होती है। यह पूरा एस्टिमेट विस्तृत रूप में तैयार किया जाता है। इसमें सारी
डिटेल ड्राइंग डिजाइंस, ये सारी चीज़ें होती है और यह सबसे अधिक शुद्ध या मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है। और इसकी लागत करीब करीब जो वास्तविक लागत आती है निर्माण कार्य करने के बाद में जो लागत आएगी उसके करीब करीब उस मूल्य के बराबर होता है। अर्थात यह सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट होता है और यह हमें वित्तीय स्वीकृति के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए हमें सारी चीज़ें उसमें रिपोर्ट्स, ड्राइंग डिजाइंस, एलिवेशन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करानी होती है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध करानी होती है, इस एस्टिमेट के साथ क्या क्या संलग्न करना होता है, इनके बारे में हम देखते हैं। इसके साथ हमें एक तो रिपोर्ट कि यह कितने का एस्टिमेट है, इसमें इसके साथ में कौन कौन से मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट कौन कौन से यूज में लिए जा रहे हैं, कहाँ पर है इसकी लोकेशन, इससे क्या फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट एंड कंडीशन, ये सारी रिपोर्ट इसके साथ में संलग्न की जाती है। फिर इसके साथ में डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होती है। इसी के साथ में इंडेक्स प्लान, कैलकुलेशन, डिजाइन ऑफ लिंटेन, स्लैब्स, कॉलम्स, सड़क पर की मोटाई और बेस रेट, BSR आदि सारी चीज़ें इसके साथ में संलग्न होती है। अर्थात हमें यह मोस्ट एक्यूरेट मेथड होने के कारण इसमें हमें सारी चीज़ों की डिटेल देनी होती है कि उसमें ड्राइंग डिज़ाइन कैसी है, उसकी स्लैब की डिज़ाइन कैसी है, उसके कॉलम की डिज़ाइन कैसी है, उसके बीम की डिज़ाइन कैसी है, फर्श की डिज़ाइन कितनी है, कितना रेनफोर्समेंट आएगा, उनके किस प्रकार के हुक्स लगेंगे, उसमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन देनी होती है कि सीमेंट किस प्रकार से लेना है आपको, सैंड किस प्रकार की लेनी है, लेबर किस प्रकार से लेना है, ये सारी चीज़ें हमें लेनी होती है। फिर इसके साथ में रिपोर्ट संलग्न करनी है, सारी कैलकुलेशन करनी है। अगर हमें कोई मान लीजिए रोड बनाना है तो उसमें किस प्रकार से एलिवेशन कम करना है, किस प्रकार से ज़्यादा करना है, क्या अर्थवर्क होगा, कहाँ पर कटाई होगी, कहाँ पर फिलिंग होगी, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती है। इसी के साथ में हमें ये सारी चीज़ें हमने जो रेट ली है वो BSR के हिसाब से ली है या नहीं ली है, इसका भी हमें इसमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो जो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट ये अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है, अर्थात इसको हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के द्वारा भी निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हमें बस केवल प्लिंथ का एरिया, जो हमारा कवर्ड एरिया होता है, छतदार एरिया है, उसका निकालना होता है और इसी के हिसाब से हमें प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकाला जाता है। इस क्षेत्रफल में खुले क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता है, जैसे बरामदा, आंगन, पोर्च इत्यादि की कुर्सी क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया जाता है। यदि नक्शा तैयार किया हुआ है तो इसकी बाहरी माप लेकर क्षेत्रफल निकाला जाता है। इस क्षेत्रफल की विशिष्टियों के अनुरूप कुर्सी क्षेत्रफल दर से गुणा करके इसकी लागत निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हमें अगर प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकालना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्लिंथ एरिया मतलब उसका छतदार क्षेत्रफल कितना है वो निकालना होता है। तो किसी भी जो प्लान है उसका आप प्लिंथ एरिया निकाल लो और उस प्लिंथ एरिया में ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो खुले बरामदे हैं, खुले क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे आपको कोई बरामदा हो गया, आंगन, पोर्च आदि, ये क्या है कि खुले क्षेत्र होते हैं, इनको हम शामिल नहीं करते हैं। अब ये जो प्लिंथ एरिया आया, इसको हम जो आपकी प्लिंथ एरिया रेट होती है उस कॉलोनी की या उस सिटी की, उससे मल्टीप्लाई करके हम प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकाल लेते हैं। और जो प्लिंथ एरिया होता है यह हमेशा कुल क्षेत्रफल का 30 से 40% होता है। तो इस प्रकार से हम प्लिंथ एरिया एस्टीमेट द्वारा उसका एस्टीमेट निकालते हैं। ये जो एस्टीमेट होता है वो एग्जैक्ट एस्टीमेट नहीं होता है, अर्थात ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है जो हमें प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवश्यक होता है। तो यह एक उसी का ही टाइप है, अगर उसी का ही मेथड है कि हमें प्रिलिमिनरी एस्टीमेट किस प्रकार से निकालना है, तो हम उसके लिए प्लिंथ एरिया एस्टीमेट काम में ले सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिखा गया है कि यदि एक भवन की कुल लागत 3.5 लाख रुपए है, वह इसकी कुर्सी क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है, तो कुर्सी क्षेत्रफल 7,000 प्रति वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से हमें, और इसके साथ में हमें ये दस्तावेज भी संलग्न करने होते हैं कि उसमें भवन का क्षेत्रफल, बिजली पानी की लागत और रेखा चित्र पर उत्तर रेखा, मतलब उसमें
बिजली पानी की लागत को भी ऐड करना है, हमें प्लान ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। क्यूबिकल रेट एस्टिमेट भी है एक तरीके से प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है। इसमें हम एरिया के साथ में उस बिल्डिंग की हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एक तरीके से क्यूबिकल क्वांटिटी आ जाती है हमारे, या आयतन निकल जाता है उस बिल्डिंग का। हमें प्लिंथ एरिया पता है, और उस प्लिंथ एरिया को हम अगर उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बिल्डिंग का हमें आयतन मिल जाएगा। अब उस आयतन को हम क्यूबिकल रेट से मल्टीप्लाई करके हम क्यूबिकल रेट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो ये भी एक प्राइमरी एस्टिमेट होता है, एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं होता, और इसको भी हम प्रशासनिक स्वीकृति के लिए निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट जनरली उन जगह के लिए लिया जाता है जहां हमें यूनिट चीज़ें पता होती है, जैसे सड़कों के लिए, कोई पाइपलाइन के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें, या किसी सिनेमा के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए हमें अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट अपनाना होता है। यह भी एक प्रारंभिक या प्राइमरी एस्टिमेट होता है जो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए निकाला जाता है। तो हम इसमें एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए आपको 200 किलोमीटर का रोड बनाना है, तो उसके लिए 1 किलोमीटर रोड में कितना खर्चा आ रहा है या उसमें कितनी लागत लग रही है, उसका एस्टिमेट निकालते हैं और उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की पाइपलाइन डालनी है, तो 1 किलोमीटर पाइपलाइन डालने के लिए कितना लागत आ रही है उसका एस्टिमेट निकालेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो एक बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए उसमें कितनी लागत आती है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार से सिनेमा के लिए, तो ये जहाँ भी आपको यूनिट होती है अर्थात उसको मल्टीपल कर सकते हैं, उस एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, उसको उस नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो ये सारे तीन मेथड, जो प्राइमरी एस्टिमेट है, आपका क्यूबिकल रेट एस्टिमेट है और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट है, ये सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ज्ञात करने के लिए निकाली जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिवाइज एस्टिमेट। तो रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है कि जब मान लीजिए आपको कोई कार्य कर रहे हैं और इसमें कुछ बिना स्ट्रक्चरल चेंजेस, अर्थात उसमें आपकी लागत बढ़ जाती है, आपने जो एस्टिमेट किया था उससे आपकी लागत बढ़ जाती है, तो हमें उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट निकालना होता है। लेकिन ये लागत, इसमें जो आपने एस्टिमेट निकाला था या जो भी प्लान डिजाइन किया था उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है। जो लागत बढ़ रही है वो जनरली जो आपकी सामग्री की दर है, मजदूरी की दर है, या दोनों में, अगर दोनों की दरों में वृद्धि हो जाती है, या लोग हड़ताल पर चल जाते हैं, दंगा होने के कारण, कारखाना बंद होने, भूकंप आदि के कारण इनकी दरों में, जो मटेरियल है और लेबर है, इनकी दरों में वृद्धि हो जाती है, तो उसके लिए हम यह रिवाइज एस्टिमेट निकालते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि रूम बड़ा कर दिया आपने, छोटा कर दिया, किसी एक्स्ट्रा दीवार कर दी, इसके लिए नहीं बनाया जाता है। और यह रिवाइज एस्टिमेट जब बनाया जाता है जब आपकी जो आपने कॉस्ट निकाली है वो क्या कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में 5% अधिक बढ़ जाए। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने जो एस्टिमेट भेजा था वो 100 रुपये का भेजा था, और जब आपकी लागत आ रही है वो 106 रुपये आ रही है, अर्थात 6% वृद्धि हो गई उसमें, तब यह रिवाइज एस्टिमेट बनाया जाता है, क्योंकि 5% तक के लिए हमने कंटीजेंसी पहले से ही उसमें ले रखी होती है। तो जब भी आपका एक्चुअल कॉस्ट 5% से अधिक बढ़ जाए तो हम उसके लिए हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाना होता है, और यह एक डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, न कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट भी एक तरीके से डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, लेकिन और यह भी बाद में बना के भेजा जाता है, अर्थात जब आपका कार्य शुरू हो जाता है उसके बाद में सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाया जाता है। तो यह जब बनाया जाता है जब आपको कोई भी कमरा छोटा या बड़ा करना है, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, अर्थात कोई कमरा छोटा बड़ा करना है, कोई दीवार हटानी है, कोई किचन बनानी है एक्स्ट्रा, कोई लेट बाथ बनाने हैं, तो कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट
भेजा जाता है। तो जो आपने पहले डिटेल्ड एस्टिमेट भेजा था उसके साथ ये सप्लीमेंट्री होके जाता है और ये स्वीकृत होके आता है। तो रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में अंतर पता चल गया। सब रिवाइज एस्टिमेट तो जब होता है जब आपको किसी भी प्रकार कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करना होता है और आपकी जो लागत है वो रेट में चेंज होने के कारण बढ़ जाती है। और जबकि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जब बनाया जाता है जब आपको कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करना होता है और यह भी जो आपका मुख्य एस्टिमेट भेजा जाता है उसके साथ संलग्न होके जाता है। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज रेट एस्टिमेट। तो परसेंटेज रेट एस्टिमेट होता है कि कुछ प्रतिशत के आधार पर इसमें वार्षिक मरम्मत कार्य, अनुरक्षण और कंटिजेंसी कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको किसी प्रकार कोई मेंटेनेंस वर्क करना होता है तो इसके लिए हमें परसेंटेज रेट एस्टिमेट बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एस्टिमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट होता है मटेरियल एंड लेबर बेस्ड में, इसमें हम क्या करते हैं कि उसमें कितनी लेबर आएंगी, जो भी आप निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले लेबर का नंबर लेते हैं कि उसमें कितने मिस्त्री लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे, कितने बेलदार लगेंगे, ये सारी चीज़ों की पहले कैलकुलेशन करनी होती है। फिर उसमें कौन कौन से मटेरियल लगेंगे और इनको उसकी रेट से लेबर की रेट्स लेबर को लेबर की रेट से, मटेरियल को मटेरियल की रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी एस्टिमेट निकाली जाती है। फिर आता है आपका एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो जो आपका एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट होता है इसमें हम कार्य हो जाने के बाद में उसमें एनुअल कितना मेंटेनेंस आ रहा है या कितना मेंटेनेंस आएगा उसका एस्टिमेट निकाला जाता है। जैसे उसमें हर साल कितनी वाइट वॉशिंग करनी होगी, कितनी पेंटिंग करनी होगी, जैसे छोटे मोटे कार्य है, कोई पेचिंग वर्क करना है, नालियों की मरम्मत करनी है, इन सारी चीज़ों का हमें एस्टिमेट निकालना होता है कि वर्ष पर्यंत उसमें क्या क्या कार्य होगा, उसका किस प्रकार से मेंटेनेंस करना होगा, कितनी लेबर होगी और उसके मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा, इस चीज़ का हमें एस्टिमेट निकालना होता है। तो दोस्तों आज हमने एस्टिमेट क्या होता है इसके बारे में अध्ययन किया और और कितने प्रकार के एस्टिमेट होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू दोस्तों।